अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे रुद्रपुर से। सबसे पहले बड़ी खबर, यहां के प्रीत विहार में चलने वाले एक गैर रजिस्टर्ड अस्पताल में 6 दिन के बच्चे की मौत के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा का पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने अस्पताल संचालक को पीटने की धमकी दे डाली। आरोप है कि अस्पताल झोलाछाप डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। विधायक अरोड़ा के हस्तक्षेप के बाद कथित अस्पताल के खिलाफ जांच बैठा दी गई है, जिसको लेकर पहले भी शिकायतें आने की बातें सामने आई हैं। डॉक्टर इन्होंने एडमिट किया मेरे बच्चे को, मार मार के दौड़ा दूंगा तुम्हें। 12 दिन से मुझे परिवार का चिराग बुझा दिया तुम लोगों ने। एक हरिद्वार में विवादित धर्म संसद का आयोजन कराने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनकी मौजूदगी में कई संतों ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा कर संतों का ये दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उत्तराखंड को मस्जिद और मजारों से मुक्त करने की मांग करेगा। संतों के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में तमाम मदरसे और मस्जिद मकड़ जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसे में इनको हटाया जाना बहुत जरूरी है। खंड देवभूमि है, सनातन का उद्गम स्थल है और चारों धाम हैं। तो यहाँ जो है ये मजार, मदरसे, मस्जिद और ये जिहादी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के मुसलमान क्यों? इसलिए इनको यहाँ से निकालें। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम ये पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद न रहे, एक भी मदरसा न रहे और एक भी मजार न रहे। अवैध मजारों और मदरसों पर कार्रवाई के लिए भले ही उत्तराखंड सरकार की चारों तरफ चर्चा हो, लेकिन संघ से जुड़ा मुस्लिम समाज इससे इतना नाराज है कि मामला संघ के मुख्यालय नागपुर तक पहुंच गया है। आखिर क्यों है ये नाराजगी, देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में बनी इन मजारों और मदरसों को अवैध बताकर धामी सरकार इन पर लगातार बुलडोजर चला रही है। लेकिन सरकार की इस कार्रवाई का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग खुला विरोध करने लगे हैं। संघ से जुड़े मुस्लिम मंच ने तो बाकायदा इस कार्रवाई की शिकायत संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कर डाली है और कार्रवाई रोकने की मांग की है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है कि इन हालात, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड का मुसलमान किस तरीके से भाजपा या संघ पर अपना विश्वास कायम रख सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमने आगे उठाया है। हम इंतजार में हैं कि अब आने वाला चुनाव 2024 का है। हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन सरकार की कार्रवाई के साथ खड़े हैं। उनकी दलील है कि सरकार केवल अवैध रूप से चिन्हित मजारों पर ही बुलडोजर चला रही है। देखिए, सरकार ने जब इन पर कार्रवाई शुरू की थी, अवैध अतिक्रमणों पर जब कार्रवाई शुरू की थी, सबसे पहले एक सर्वे करवाया था कि किन मज़ारों के नीचे मानवीय अवशेष हैं। लगभग सभी मामले फर्जी पाए गए और कहीं भी ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले जिसमें हम कहें कि ये मज़ारें बिल्कुल ठीक हैं। तो सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वन क्षेत्रों में, राजस्व क्षेत्रों में जहां अवैध मज़ारें बनाई गई हैं, वह बिल्कुल ठीक है। दरअसल मुस्लिम मंच की दलील है कि एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी पीर और फकीरों को मानने वाले सूफी समाज को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत उत्तराखंड सरकार की मजारों पर कार्रवाई से सूफियों को मानने वाला सुन्नी और सूफी समाज नाराज है। ऐसे में 2024 में मुस्लिम समाज के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगना मुस्लिम मंच और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम पुष्कर धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और राज्य में मजबूत रेल कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की जल्द स्वीकृति देने की मांग की। इसके साथ ही अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने हेतु सीधी रेल सेवा शुरू करने की भी मांग की गई। दून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच का
और जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का पुनर्परिचालन करने एवं टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य आंदोलनकारियों उनके परिवार को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई। प्रवर समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। आज हुई मीटिंग में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। प्रवर समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के देहरादून लौटते ही उनको ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। इसके बाद स्पीकर को इस ड्राफ्ट को सदन में रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधित ड्राफ्ट में आंदोलनकारियों के एक के बजाय सभी आश्रितों को फायदा देने की बात है। आश्रितों में विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया गया है। संशोधित ड्राफ्ट में 2010 के उन लोगों को भी लिया जाएगा जिनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। और अब बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की। तो हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में शुक्रवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली। अपने प्रत्याशी के नामांकन को पहुंचे छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर रोड पर अपनी ताकत का एहसास कराया। विशेष तौर पर ABVP के कार्यकर्ता जोश में दिखे और नामांकन में मौजूद स्टूडेंट्स की संख्या को देखते हुए जीत का दावा किया। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी का NSUI के समर्थन के ऐलान के साथ ही मुकाबला रोचक हो चला है। इस बार क्या है कि इस बार विद्यार्थी परिषद ने मजबूती दावेदारी की है और सिंगल प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। और देखिए, बहुत विकास कार्यों के साथ हम यहाँ पर धरातल में उतरे हैं और मुझे इतना उम्मीद है कि इतना ज़्यादा समर्थन भाई बहनों का मिला है तो जरूर आप सब मेरे साथ अध्यक्ष बनेंगे और जरूर हम कॉलेज का भी विकास करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के लिए आज नामांकन हो गए हैं। DSP परिसर नैनीताल में विभिन्न पदों के लिए कुल 18 छात्र संघ उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि अन्य पदों पर सीधी टक्कर है। अब शनिवार को नाम वापसी के बाद छात्रों की आम सभा होगी और 7 नवंबर को चुनाव होंगे। नामांकन से पहले छात्र नेताओं ने रैली निकाली और अपने समर्थन में वोट की अपील की। नामांकन पत्रों की जांच, उसके बाद 6 तारीख को आप जनरल आम सभा होगी और 7 तारीख को विधिवत चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य में छात्र संघ चुनावों को लेकर चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं मिल सकी जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। आज कोर्ट में फिर याचिका मेंशन हुई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट अब इस मामले को 6 नवंबर सोमवार को सुनेगी। याचिका में छात्र संघ चुनाव से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी नए प्लान पर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे तय किए जा रहे हैं। इसके लिए जिला और लोकसभा वार उन योजनाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनका शिलान्यास या लोकार्पण होना है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, सरकार पर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी रहेगा, लिहाजा सरकार आचार संहिता लगने से पहले अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहना देना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री का जिलेवार दौरों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। उन तमाम योजनाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनका शिलान्यास या लोकार्पण होना है। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि इन योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही आयोजित किए जाएं। हालांकि मंत्री विधायक को जरूर बुलाया जाए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए। मंशा यह है कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं, जिले स्तर पर सिर्फ एक ही कार्यक्रम हो जिसमें सारे शिलान्यास और लोकार्पण हो। बीजेपी संगठन ने इस प्लान का स्वागत किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता से पूर्व जहाँ जहाँ कार्य संपन्न हो चुके हैं, जहाँ मुख्यमंत्री घोषणा में, मंत्री की घोषणा में कुछ योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री से हमने भी आग्रह किया था यथा समय ये शिलान्यास और उद्घाटन हो जाए, जिससे कि वो धरातल पर उनका कार्य प्रारंभ हो जाए।
दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर के ताबड़तोड़ दौरे शेड्यूल किए जा सकते हैं। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में शिलान्यास और लोकार्पण होंगे, जिससे चुनावी माहौल में मैसेज देने की कोशिश होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव के लिए खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। फिर चाहे नेता विपक्ष यशपाल आर्य हों या पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, सुमित हृदयेश हों या विधायक हरीश धामी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अब तक कोई दावेदारी नहीं की है। करण माहरा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी कांग्रेस के कप्तान हैं और अभी जिम्मेदारी चुनाव लड़वाने की है, इसलिए कोई प्लान नहीं है। हालांकि इशारों में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर हाईकमान कहेगा तो वो बात मानी जाएगी। देखिए, मैं पार्टी का उत्तराखंड में कप्तान हूँ इस समय और मेरा काम है लड़ाई लड़ना, और मैं 5 लोकसभा सीट में जो भी मेरे कहने हो सकेगा मैं उसको काम करने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं है। हाँ, हाईकमान अगर कोई निर्देश देगा तो उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के हाल वैसे ही खराब है। अब शिक्षक नेता धमकी देने लग गए हैं कि अगर प्रमोशन नहीं किया तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हालात ये हैं कि शिक्षक नेता कभी भी क्लास में पढ़ाने नहीं जाते और सिर्फ राजनीति करते हैं, और अब सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर प्रमोशन नहीं किया तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। पिछले 1 महीने से टीचर्स काली पट्टी बांधकर टीचर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही 6 नवंबर को तालाबंदी का ऐलान भी किया है। तो स्वयं जो हमारे जनप्रतिनिधि उन्हें उठाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि संगठन इस मांग को उठा रहा है। और हम 6 तारीख संकल्प लेंगे हम सभी लोग कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हम, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार मतदान नहीं करेंगे। और मतदान केवल ये नहीं कि हम भाजपा को नहीं करेंगे, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। बामेश्वर खदेड़ चंद्रशिला नंदाकुड़ किसान विकास मेले का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय माधव मिश्र की पत्नी कमला देवी और विधायक राजेंद्र भंडारी ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित और फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति का मुख्य अंग है, इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। मेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेले हमारे संस्कृति की पहचान है और मेलों से ही हमारी संस्कृति झलकती है। उत्तराखंड तो एक पौराणिक कथा का एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। और यहाँ पर जो खदेड़ पट्टी में ये मेला हो रहा है, सुना कि गोरखे एक बार आए थे और उनको यहाँ से खदेड़ा गया था। इस मेले में पूरे जनपद के विकासखंड पोखरी के और इस खदेड़ पट्टी के समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल, युवा बुजुर्ग लगातार 4 सालों से अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। टिहरी में चंबा दरासू हाईवे पर सियांसू के पास पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का एक बड़ा खतरा बना हुआ है। प्रशासन और बीआरओ के लिए भी इसका ट्रीटमेंट चुनौती बन गया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 हफ्ते से लगातार पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हाईवे को डाइवर्ट किया गया है, जिससे लोगों को 22 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। डीएम का कहना है कि बीआरओ को भी ट्रीटमेंट के लिए निर्देशित किया गया है। हरिद्वार देहरादून के बीच उत्तरी हरिद्वार में लंबे वक्त से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा होने वाला है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हो जाने से हाईवे के ट्रैफिक के अलावा स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दिसंबर तक पुल को आम लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करने का दावा किया। निशंक ने बताया कि इस बार यात्रा सीजन में लोगों को उत्तरी हरिद्वार में लगने वाले लंबे जाम से निजात मिल सकेगी। वो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है, ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को
बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये बड़ा काम हो रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बढ़ सकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सोशल मीडिया स्टारों पर अब पुलिस की नजरें हैं। बिना लाइफ जैकेट और ऐसे नाव में नाचने पर कानूनी पचड़े में ये सोशल स्टार पड़ जाएंगे। साथ ही इनको भारी जुर्माना तक भरना पड़ेगा। वहीं नाव मालिकों पर तो नाव लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब प्रशासन ने नाव मालिकों को ही इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। साथ ही कहा है कि बोट पर जाने वाले टूरिस्टों के नाम और मोबाइल नंबर रखना होगा, जिससे ऐसे टूरिस्टों पर कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और बीच में पुलिस ने कुछ चालान और भी किए हैं। इसके अलावा अब एक सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं नया सा, ताकि जो भी पर्यटक जिस बोट पर जाता है उस बोट वाले के साथ में कौन पर्यटक है, कम से कम एटलीस्ट उसमें एक व्यक्ति का नाम और उसका मोबाइल नंबर वहाँ पर रहे। सोशल मीडिया में लाइक और कमेंट और फॉलोअर बढ़ाने के लिए पर्यटक अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, तो पालिका द्वारा बनाए गए नियमों को भी दरकिनार कर देते हैं। खास तौर पर भीड़ भाड़ के दौरान तो खतरा और भी ज्यादा होता है। लाइफ जैकेट और नाव में खड़े होकर नाच गाना होता है तो डूबने और नाव पलटने का भी खतरा बना होता है। हालांकि प्रशासन की सख्ती को नाव चालक बेहतर कदम तो बता रहे हैं, लेकिन पर्यटकों से भी जिम्मेदार बनने की अपील कर रहे हैं। इस तरह ये फैसला जो है हमारे हित में भी अच्छा है और कस्टमरों के लिए भी अच्छा है। हम इसको पूरा संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक नाव चालक से कह रहे हैं कि बोट में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर ऐसा करता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल अगर आप भी झील में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहें। आप पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन अगर थोड़ा सावधानी हटी तो आपके साथ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी के नरेंद्र नगर में आज पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 136 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर का दर्जा हासिल किया। पासिंग आउट परेड में डीजीपी अशोक कुमार ने सलामी ली। अशोक कुमार ने परेड की तारीफ की और कहा कि आजकल साइबर क्राइम की चुनौती बनी हुई है और इसका सामना करना होगा। और आज से फील्ड में जाएंगे और हमने इन्होंने देखा, मैंने आज की पासिंग आउट परेड का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था और पीटीसी नरेंद्र नगर भी धीरे धीरे बहुत एक अच्छे स्तर पर आ गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।